एपिसोड 91। बॉस हम किस नहीं करेंगे वही खुराना मेंशन के गार्डन में। हर जगह फूलों और चमकती हुई लाइटों से पूरा गार्डन डेकोरेट किया हुआ है। साथ ही जमीन पर बहुत सारे रेड कलर के प्यारे प्यारे बैलून थे। वही आरव जिसने वाइट कलर का थरी सूट पहना हुआ था, हाथों में एक लग्जरी वीक और साथ ही अपने कोट से डायमंड का ब्रोच पहनकर आरव एक किंग की तरह हैंडसम और लग रहा था। वही वीर जिसने ब्लैक कलर का थरी सूट पहना हुआ था, वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। वीर आरव को हग करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आज तेरी वाइफ से तेरी शादी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। वही आरव वीर को अपने आप से प्यार करते हुए उसे चिढ़ते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे चिपका मत कर, समझा? थोड़ा दूर से बात कर सकता है तू। ये क्या बाय हुई? तुझे दोस्त की तरह झप्पी डाल रहा हूं, न कि तेरी वाइफ की तरह। वीर ने मुंह बना दिया। कह मुंह बंद कर अपना, समझा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ये बानी इतना टाइम क्यों लगा रही है। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की ड्रेस भेज दी है। आरव ने अपने वॉच पर टाइम देखकर बेसब्री से कहा, जिसे देखकर वीर बोलता है, अरे आ जाएगी। तेरी ही बीवी की शादी है तो फिक्र क्यों कर रहा है? वैसे तेरी बीवी कमाल है यार, दोबारा शादी कर रही है तेरे साथ, और वो भी क्रिश्चियन वेडिंग। वैसे इसमें तू उसे सबके सामने किस भी कर सकेगा। और एक मेरी प्यारी सी वाइफ है जो एक शादी के लिए भी मैंने उसे जबरदस्ती रेडी किया था, और किस तो दूर लोगों के सामने हाथ भी पकड़ने नहीं देती है। मुझे लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। तेरी बीवी मुझे और मेरी बीवी तुझे मिलनी ही थी। वही वीर बड़बड़ की तरह बोला जा रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी बात सुनकर आरव की हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वो गुस्से में एक पंच उसकी मुंह में मार देता है, जिससे वीर नीचे जमीन पर गिर जाता है और नजर उठाकर आरव को देखता है, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजर से घूर रहा था, जिससे वीर थोड़ा घबरा गया था। ए फ्लैट आगे रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। वीर जल्दी से खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा कि किसी ने उसे मार खाते हुए देखा तो नहीं, लेकिन जितने अभी शादी में आए हुए लोग थे वो खुद में बिजी थे, जिससे वीर को कुछ खुशी हुई थी। लेकिन तभी फिर से आरव की भयानक नजरों को देखकर थोड़ा सा डर कर कहता है, यार मैंने बस मजाक में कहा था, मुझे नहीं चाहिए तेरी बीवी। वैसे भी तेरी बीवी बेलगाम घोड़ी की तरह जो हर वक्त इधर उधर भागती रहती है। मैं अपनी बीवी के लिए बहुत खुश हूँ। बेचारी मेरी बीवी एक गाय की तरह, जिसे जिस खूंटी में बांध दो वही रहती है। अगली बार से मेरे सामने कोई बकवास करी न तो भूल जाऊंगा तुझे कि तू मेरा दोस्त है, समझा? आरव ने उसे गुस्से में कहा, जिससे वीर मुंह बना लेता है। लेकिन तभी आरव के पीछे से आ रही बानी को देखकर बोलता है, तेरी बीवी आ गई है। वही ये सुनकर आरव पीछे मुड़ कर बानी को देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है। व्हाइट कलर की लॉन्ग ब्राइडल गाउन जो बिल्कुल ऑफ शोल्डर था। गाउन पर नेक पर बारीकी सी कढ़ाई की हुई थी, जिससे छोटे छोटे डायमंड वाले क्रिस्टल लगे हुए बहुत चमक रहे थे। गाउन पूरा बॉल गाउन था जो कमर से नीचे गिरकर जमीन पर थोड़ा फैला हुआ था और बानी के चलने से घूम रहा था, जिसके साथ बानी ने अपने खुले बाल में वाइट कलर के छोटे छोटे पुष्पनकाल फ्लावर का क्राउन पहना हुआ था। बानी पूरी क्रिश्चियन ब्राइड दुल्हन लग रही थी, जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी, और अभी अपने हाथों मैचिंग फ्लावर बास्केट पकड़ी हुई थी, जिसके अंदर स्माइलिंग कैट फेस रोजी भी अपना चेहरा बाहर निकालकर आरव को देख रही थी। और वही बानी अपने हाथ में छोटी सी रोजी को लेकर ब्राइडल स्टाइल में निधि और कुछ लड़कियों के साथ आरव को देख मुस्कुराती हुई उसके पास चलकर आ रही थी। वही बानी को देखकर आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। बानी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रही थी, जिससे उनकी दूरी 5-6 कदम की अब बची हुई थी। लेकिन ये 5-6 कदम की दूरी आरव को 100 मीलों की दूरी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो बानी का वही खड़ा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बानी उसी के पास तो आ रही है। तभी बानी कदम के फसलों को खत्म करके आरव के सामने खड़ी हो जाती है और आरव को अपनी आंखें से घूर कर कहती है, आप पहले नहीं बता सकते थे कि आपने मेरे लिए ये ड्रेस डिसाइड करी हुई है?
आपकी वजह से मैं पूरा दिन मॉल में घूमती रही, जिसकी वजह से मुझे पार्लर जाकर मेकअप करने का मौका तक नहीं मिला। और देखिए मैं बिना मेकअप के सामने खड़ी हुई हूँ, आपके सामने कितना कुछ करवाना था मुझे, फेशियल, ब्लीच और क्लींजिंग, और फिर भी तुम बहुत सुंदर और सबसे खूबसूरत लग रही हो। बीच में बानी की आधी बात पर आरव ने उसके अंडरस्कोर पर अपने हाथों की एक उंगली उसके अंडरस्कोर पर बानी की बकबक में फुल स्टॉप लगाकर कहा, जिससे बानी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी और शर्माने लगी क्योंकि आरव उसे बहुत प्यार से देख रहा था। तभी वीर उन दोनों को देखकर बोलता है, यार तुम दोनों की शादी है, शादी के बाद जितना हो सके देख लेना एक दूसरे को, अभी शादी कर लो। वही ये सुनकर आरव बानी के पास आकर बानी की कमर में हाथ डालकर कपल की तरह कुछ आगे चलकर एक आदमी के सामने खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में एक बाइबल की बुक थी। जो आरव बानी को देख आरव से कहता है, क्या अब मैं शादी के रस्म को शुरू कर सकता हूँ? जिसे सुनकर आरव बानी को देखकर हाँ में सर हिला देता है। वही वो आदमी बुक में से पढ़कर पढ़ने लगा जिसे अभी ध्यान से सुन रहे थे। वही वीर निधि के साथ खड़ा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने में रखकर आरव और निधि को देखकर निधि से कहता है, इन दोनों को देखकर मुझे लग रहा है कि हम भी दोबारा शादी कर ले। वही निधि जो इस समय थोड़ी सी शर्मा रही थी, वीर ने कैसे सभी के सामने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी वीर की बात सुनकर घबराकर जल्दी से अपना हाथ वीर के हाथ से हटा देती है और वीर को मना करते हुए बोली, मैं एक बार शादी करके आपको झेल कर ही तो खुश रह रही हूँ, चाहे वो कैसे भी हुई हो, मुझे नहीं करनी आपसे फिर से शादी। ये कहकर निधि चली जाती है, जिसकी बात सुनकर वीर का मुंह खुला रह जाता है और निधि के जाते हुए देखकर खुद से कहता है, आखिर ये लड़की मुझे क्या बोल कर गई कि मुझे झेल रही है? क्या मैं इसे टॉर्चर करता हूँ? मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ इसे और ये बोल रही है ये मुझे झेल रही है। बीवी कहकर खुद भी निधि के पीछे चलने लगा। और वही निधि अभी आरव की दूसरी बार शादी करने की बात सोचकर मुस्कुरा कर अपने ध्यान में चल रही थी कि तभी उसका पैर उसकी साड़ी में फंस गया, क्योंकि निधि ने एक बहुत ही सुंदर रेड कलर और जॉर्जेट फैब्रिक को साड़ी पहनी हुई थी। पैर साड़ी में फंसने की वजह से निधि गिरने ही वाली थी और वही उसके पीछे आ रहे वीर ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से निधि के पास आने लगा, लेकिन वो निधि तक उसे बचा पाता तभी किसी और ने निधि को अपने मजबूत हाथ में थाम लिया, जिसे देखकर वीर का चेहरा सख्त हो गया। निधि जिसकी गिरने से आंखें बंद हो गई थी, लेकिन तभी अपने आप को महसूस करके निधि जैसे ही अपनी आंखें खोलकर कबीर को देखती है तो थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन तभी जल्दी से कबीर से दूर हुई, जिसे ऐसे देखकर कबीर थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन तभी निधि को देखकर कहता है, तुम ठीक हो ना? निधि उसे कुछ बोल पाता कि तभी वीर सामने से आते हुए निधि की कमर पर हाथ डालकर निधि को प्यार से कहता है, बीवी तुम ठीक हो ना? वही निधि वीर की नज़र से थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन तभी बस हाँ में सर हिला देती है कि वही वीर कबीर को देखकर रूड होते हुए बोला, तुम बस मेरी बीवी के दोस्त हो ना? जी सर, मैं निधि और बानी का दोनों का अच्छा दोस्त हूँ, मेरा नाम कबीर है, कबीर ने वीर से कहा। जिससे वीर कबीर को देख कहता है, हाँ मुझे पता है, आरव ने अच्छे से मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो। वेल शादी में आए हो तो शादी एंजॉय करो। ये कहकर वीर निधि को अपने साथ लेकर चला गया। और वही कबीर जो गहरी सांस लेते हुए कहता है, आरव खुराना कम था जो ये भी निधि का हस्बैंड भी क्या मुझसे इसलिए जेलस क्योंकि मैं निधि का दोस्त हूँ। वही अब आरव और बानी अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे। तभी वीर निधि के साथ माइक लेकर उन दोनों के पास खड़ा होकर माइक पर सभी से कहता है, आज के दिन मुझे मेरे दोस्त की शादी में पंडित बनने का मौका मिल रहा है तो मैं मौका नहीं छोड़ सकता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं, कहकर वीर बानी की तरफ देखकर बोलता है, तो मिस बानी, क्या आप अपने खड़ूस बॉस नीली आंखों वाले एलियन आरव खुराना को पूरे दिल से अपना हस्बैंड मानती है? वही बानी स्माइल करते हुए आरव को देखकर कहती है, हाँ मैं खड़ूस बॉस नीली आंखों वाले एलियन आरव खुराना को पूरे दिल से अपना हस्बैंड मानती हूँ।
वही ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी वीर आरव से यही सवाल करते हुए कहता है, तो खड़ूस। आरव वीर को घूरने लगा और वही अब बानी को हंसी आ रही थी। वही वीर आरव की गुस्से भरी नजरों से डर कर हंसते हुए माइक में बोला, मेरा मतलब है कि मिस्टर आरव खुराना, क्या आप अपनी ड्राइवर को अपनी वाइफ मानते हैं? येस ऑलवेज, आरव ने बानी की आंखें में देखकर खुशी से कहा। वही वीर अब दोनों की परमिशन लेते हुए उन दोनों को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन चुके हो। मेरी तरफ से मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि दोनों ऐसे ही एक साथ खुश रहना। वही अब वीर आरव और बानी से को कहता है, अब क्या कर रहे हो, जल्दी से एक दूसरे को किस करो ना, सब वेट कर रहे हैं, तभी ये शादी असल में पूरी होंगी। वही ये सुनकर बानी आरव से जल्दी से कहती है, नहीं, हम यहाँ पर सबके सामने किस नहीं करेंगे तो कोई किस नहीं होगा। मुझे बस क्रिश्चियन वेडिंग वाली शादी करनी थी, न कि कोई किस। बॉस, हम किस नहीं करेंगे। तुम भूल रही हो, तुम ही क्रिश्चियन वेडिंग करना चाहती थी, तो अब क्रिश्चियन वेडिंग की इम्पोर्ट रस्म को पूरा क्यों नहीं करना चाहती हो? चलो, सब हमारी किस का वेट कर रहे हैं। कहकर आरव बानी के करीब आने लगा और वही बानी न में सर हिलाकर अपना चेहरा आरव से दूर करते हुए पीछे की तरफ झुकने लगी और वही आरव बानी की तरफ आगे झुकने लगा। वही पीछे की तरफ अब बानी आरव को देखकर डरते हुए अब लड़खड़ा कर गिरने ही लगी थी और वही बचने के लिए बानी ने आरव की टाई को पकड़ लिया, जिससे आरव जो बानी को बचाने के लिए कमर से पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी बानी ने उसकी टाई को खींच लिया, जिससे आरव के गले में फंदा सा लग गया था। वही अब आरव बानी को देखता है, जो उसकी टाई पकड़कर हैरानी से उसे देखकर हवा में झूल रही थी, जिसे आरव जल्दी से अपने हाथ उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब पकड़ लेता है और फिर चैन की सांस लेते हुए बानी को देखता है, जो आरव को देखकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी आरव बिना वार्न किए अपने एक हाथ के पीछे से, जिससे बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ए फ्लैट आगे आरव छोटी सी किस के बाद बानी को छोड़कर देखता है, जो उसे देखकर बोलता है, अब तुम मेरी ऑफिशियली लीगली मेरी वाइफ बन गई हो। वही ये सुनकर बानी रोनी सी सूरत बना आरव को देखने लगी। तभी सभी ने आकर आरव और बानी के पास उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। वही कबीर जो अब बानी और आरव के पास आकर उन्हें विश करता है, क्योंकि बानी ने कबीर को भी अपनी शादी में इनवाइट किया था और साथ में सांझ को भी, जो कबीर के साथ आया हुआ था। बानी तभी कबीर को कहती है, कबीर तुम अकेले क्यों आए हो, खुशी नहीं आई है? वही कबीर उसे कहता है कि खुशी को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाई है। वही कबीर को आरव ने अच्छे से टॉर्चर किया था, जिस वजह से कबीर जायदा बानी से बात नहीं करता है और वहां से जाना लगता है, जिसके लिए वही आरव जो कबीर के साथ आए हुए सांझ को घूर रहा था, जिसे देखकर सांझ उसे कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं हूँ जिसे प्यार छीनने की आदत हो, और वैसे भी बानी मेरे प्यार के साथ मेरी अच्छी दोस्त भी है और मैं अपनी दोस्त की खुशी में खुश हूँ। वही ये सुनकर आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, क्योंकि उसे सांझ की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी बात कहकर अब सांझ बानी को गिफ्ट देते हुए कहता है, अगर फ्यूचर में कभी भी मुझे फिर से मौका मिला न, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज एक बार मुझे चांस देना। वही बानी आरव को देखती है, जिसने बानी को कमर से पकड़ लिया था, जिसकी पकड़ मजबूत थी, जिसे देखकर बानी सांझ को देखकर कहती है, थैंक यू सांझ, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, लेकिन मैं अपने खड़ूस बॉस के साथ बहुत खुश हूँ। वही ये सुनकर आरव के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि आरव सांझ के मामले में बानी के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और जेलस जो रहता था। लेकिन वही बानी की बात सुनकर सांझ के चेहरे पर बस एक फीकी स्माइल थी। वही आरव बानी के साथ खड़ा हुआ था, जहां पर सभी उनकी शादी में कपल डांस कर रहे थे, जिनमें बानी और आरव को छोड़कर वीर निधि भी डांस सभी कपल के बीच में डांस कर रहे थे, जिन्हें देखकर बानी आरव को देखकर क्यूट सा चेहरा बनाकर आरव का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए न, हमें भी डांस करना चाहिए, कितना मजा आ रहा है,
आज हमारी शादी हुई है और हम दोनों यहाँ पर ऑडियंस बनकर सभी का डांस देख रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही इस वक्त आरव के हाथ में एक वाइन का गिलास था जिसे वो आराम से पीते हुए बानी की बात और वीर और निधि का डांस देख रहा था, जहाँ पर वीर डांस कम लेकिन निधि के साथ रोमांस ज्यादा कर रहा था। बानी की बात सुनकर आरव ने उसे कहा, मैंने कहा ना, मुझे लोगों के बीच में ऐसे फालतू का नाचना पसंद नहीं है। और तुम ड्रेस देखी है अपनी, तुम इसमें सही से खड़ी नहीं हो पा रही हो और तुम्हें डांस करना है। चुपचाप मेरे साथ रहो, हम बाद में एंजॉय कर लेंगे। आरव की बात सुन रहा बानी चीढ़ कर कहती है, आपको पता है आप कितने खड़ूस हैं। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती न तो आपके साथ नहीं रहती, नहीं आपसे प्यार करने और शादी के बारे में सोचती। मतलब तुम ये कहना चाहती हूँ कि तुम उन लड़कियों में से सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। आरव ने उसे देखकर नॉर्मल होते हुए कहा। वही खुद को बेवकूफ़ सुनकर बानी आरव को दांत पीसते हुए कहती है, आप मुझे बेवकूफ़ कैसे बोल सकते हैं? मैं आपको बेवकूफ़ कहाँ से नजर आती हूँ? वही ये सुनकर आरव मुस्करा कर बानी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चलो डांस करते हैं। मुझे नहीं करना अब आपके साथ डांस। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की? बानी ने आरव को अपनी आंखों को चढ़ाते हुए अपना हाथ आरव से छुटाकर कहा। वही आरव फिर से बानी का हाथ पकड़ लेता है और प्यार से कहता है, शार्प रैबिट चलो अब मैं डांस करने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? बानी गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा मैं गुस्सा कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? पहले जब मैंने कहा कि हमें डांस करना चाहिए तब तो आपने क्या कहा कि आपको नहीं करना है कोई डांस, और फिर मुझे बेवकूफ़ भी कहा। वही आरव बानी को अब कुछ बोल पाता तभी किसी ने उससे पहले कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहना को बेवकूफ़ कहने की? मेरी बहना बहुत समझदार है। वही ये आवाज़ सुनकर आरव और बानी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुल्तान खड़ा हुआ था और वो भी चाली के साथ। सुल्तान को देखकर आरव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वही बानी हैरान, इसे अंदर किसने आने दिया? आरव ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपने जानने वाले को इनवाइट किया था। पता नहीं ये पागल आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। बानी ने हैरानी से आरव को जवाब दिया। वही सुल्तान मुस्कराकर उन दोनों के पास आता है और अपनी आंखों से ब्लैक कलर के पहने हुए शेड्स को हटाकर बानी से बोला, बहना चलो, तुम्हें मुझसे पहले इस आरव खुराना ने ढूंढ लिया और तुमने इसे माफ़ भी कर दिया और फिर अब उसके साथ शादी भी कर रही हो, लेकिन मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया तुमने? वही ये सुनकर बानी उसे कुछ कहती तभी आरव ने उसे जवाब दिया और बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ के कोई नहीं हो, अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, या फिर धक्के मारकर सीधा उठाकर बाहर फेंक दूं। देख रही हो ना किस तरह से बात करता है यह मुझसे, ये अपने साले की कोई इज्जत भी नहीं करता है और तुम इस आदमी के साथ रहती हो, सुल्तान ने मासूम बनकर कहा। तभी वो आगे बानी को बुजुर्ग मोशान ल होते हुए बोला, हाँ मैं थोड़ा पागल हूँ लेकिन मैं जैसा भी हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन मानकर ही प्यार किया है और तुम्हें माफ़ भी। तुम मुझे कुछ भी कहती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। क्या तुम्हें एहसास होता नहीं है अपने बड़े भाई का, जिसे तुम्हारा पति बिल्कुल भी पसंद है, फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए इसे तुम्हारा पति मान रहा हूँ और ये मुझसे बदतमीजी करता है, तुम्हारी आंखों के सामने घर से बाहर फेंकने की धमकी भी देता है, फिर भी तुम इसे कुछ नहीं कहती हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? क्या तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल होने के काबिल भी नहीं समझती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, कभी न तो अपनी शक्ल दिखाऊंगा और न ही तुमसे मिलने आऊँगा। आखिर में रोते हुए सुल्तान ने बानी से आगे अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता रहूंगा और तुम्हें बहुत याद भी करूंगा। जा रहा हूं मैं, बाय, अपना ध्यान रखना। कहकर सुल्तान जाने लगा, जिसे अब जाते हुए देखकर आरव गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, इडियट, अच्छा हुआ चला गया वरना मैं इसे आज जान से मार देता।
पता है क्यों फालतू में तुम्हारा भाई बनकर पीछे पड़ा हुआ है। ये कहकर आरव अब बानी को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बानी को आंखों से मना करते हुए कहता है, नो अब तुम ये मत कहना कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें इसका एहसास हो गया है। बानी हाँ मैं रोते हुए सर हिला देती है और सुल्तान को आवाज देते हुए रोक कर कहती है, बड़े भैया। वही बानी के मुंह से भैया सुनकर सुल्तान के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वो जल्दी से पलटकर बानी को देखता है जो रोते हुए उसे देख रही थी। सुल्तान उसे रोते हुए देख लिया, जल्दी से बानी के पास आकर उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, बहना तुम रो क्यों रही हो, अब मैं जा तो रहा हूँ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बानी एकदम से सुल्तान को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं बड़े भैया, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। मैं पागल हूँ जो आपको समझ ही नहीं पाए कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि आज आपकी बहन को एहसास हुआ है कि आप भी मेरे लिए ज़रूरी है। वही सुल्तान बानी के सर को प्यार से थपथपा कर रोते हुए लेकिन मुस्करा कर कहता है, मेरी बहना बहुत समझदार है, तुझे समझ में आ गया न, मैं तेरा भाई हूँ, मेरे लिए वही बात जरूरी है और तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जाऊँगा अपनी बहन को छोड़कर। भैया आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आपने मुझे समझदार कहा। बानी ने मुस्कराकर अपने आंसू को साफ करते हुए कहा। वही आरव जो कब से वही खड़ा हुआ ये बड़े भैया और बहना का ड्रामा देखकर बहुत इरिटेट हो गया था और अब बानी का हाथ पकड़कर उसे देखकर बोलता है, चलो हम डांस करते हैं। वही बानी उसे मना कर पाती तभी सुल्तान ने आरव से कहा, जीजा जी आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहना आपको पसंद करती है, इसलिए आपको जीजा जी मान रहा हूँ और मेरी बहना को परेशान मत करना, वरना आप जानते हैं मैं पागल हूँ और जब पागल का दिमाग खराब हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानते नहीं हो। सुल्तान की बात सुनकर आरव उसे गुस्से में घूरने लगा और उसे उसकी बात का जवाब दे पाता तभी बानी जो डर रही थी कहीं उसका अभी अभी नया पति आरव फिर से बना है और वही सुल्तान नया भाई कहीं एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को जान से मार न दे, इसलिए दोनों को रोकते हुए बोली, आज मेरी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। बड़े भैया आप थोड़ी देर के लिए यही रहो, मैं अपने पति के साथ डांस करके आती हूँ। कहकर आरव का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी जो सिर्फ चलते हुए पीछे मुड़ कर सुल्तान को घूर रहा था और वही सुल्तान आरव को देखकर हाथों से इशारा करते हुए उसे बाय कर रहा था। वही बानी अब आरव के हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डांस करने लगी। तभी आरव ने कहा, अब मुझे सच में लगता है तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ हो, पता भी है न क्या किया है तुमने। वो पागल मेरे बड़े भैया है तो तमीज से बात करिए, वरना मैं गुस्सा होकर उनके साथ यहाँ से जा सकती हूँ, समझे। बानी ने आरव की बात को बीच में काट कर जवाब देते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने भी दूंगा? हम कहते हुए आरव ने अपने हाथ की पकड़ बानी की कमर पर मजबूत कर ली और उसे अपने करीब कर दिया, जिससे बानी मुस्कुरा कर आरव के गाल पर चूम लेती है और कहती है, खड़ूस बॉस, मुझे बस डांस करना है। वही अब आरव बानी के साथ बीच में रोमांस करते हुए डांस करने लगा। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे, कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे, कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बढ़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। है दिल को मेरे, कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ए फ्लैट आगे। डांस करने के बाद बानी आरव के साथ वापस सुल्तान के पास आ गई और उससे बात करने लगी गई और वही आरव जो वीर के साथ खड़ा हुआ सुल्तान और बानी को देख रहा था, जिसे देखकर वीर हंसते हुए कहता है, वैसे एक बात कहूँ तुझे, बीवी के साथ अपना आधा पागल अंडस्को आज बिल्कुल फ्री में जबरदस्ती मिला हुआ है न, जिसे तू अब रिटर्न भी नहीं कर सकता है। कहते हुए वीर हंसने लगा, जिसकी बात सुनकर आरव उसे घूर कर देखकर बोलता है, अपना मुंह बंद रख, समझा।
और जाकर यहाँ पर इन फालतू लोगों को यहाँ से रफा है कर, मुझे कब से इरिटेशन हो रही है अपने घर में देखकर। वही ये सुनकर वीर हंसते हुए बोला, इरिटेशन हो रही है यार, अब तुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। पता है मुझे, तू कब से अपनी वाइफ के करीब जाने के लिए तरस रहा है। वही ये सुनकर आरव उसकी बात इग्नोर करके उसे घूर कर बोलता है, तुझे जो कहा है ना वही कर समझा। और ये कहकर बानी के पास जाने लगता है। वही दूसरी तरफ दिव्या जी किसी के एक बहुत बड़े घर में आकर हॉल पर सोफे पे आराम से बैठी हुई थी और पूरे घर को देखकर अपने नाभि को फूंक मारकर किसी का वेट कर रही थी। तभी उसी की उम्र की बहुत खूबसूरत औरत बहुत ही स्टाइलिश साड़ी पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर हॉल पर बैठी हुई दिव्या जी के पास आती है और दिव्या सामने आकर दूसरे सोफे पे बैठी हुई थी, जिन्हें देखकर दिव्या जी मुस्कुराती हुई उस औरत को एक मिठाई का डिब्बा देते हुए कहती है, मुबारक हो किरण, आखिर तुम भी सास बन गई। वही किरण नाम की औरत दिव्या को कंफ्यूज्ड देखते हुए कहती है, तुम आखिर क्या बोल रही हो? तुम्हारे बेटे आरव खुराना ने शादी कर ली है और पता है उसने शादी किस लड़की से करी है? बेचारी अनाथ है। अब वो लड़की कैसी भी है, लेकिन अब आरव खुराना की वाइफ है तो इस नाते तुम उस अनाथ लड़की की सास हुई न। दिव्या ने बहुत ही नॉर्मल होते हुए कहा। वही किरण जी के हाथ में जो मिठाई का डिब्बा था वो जैसे ही आरव की शादी की बात सुनती है तो गुस्से में मिठाई का डिब्बा जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में दिव्या जी से कहती है, क्या बक रही हो? आरव ने शादी कर ली और वो भी अनाथ लड़की से। तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है दिव्या? आरव शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसे सभी लड़कियों से नफरत है, और तुम बकवास कर रही हो कि उसने शादी कर ली है। सही कहा तुमने, तुम्हारे बेटे आरव को सभी लड़कियों से नफरत है लेकिन उस लड़की से नहीं। शायद उस लड़की ने तुम्हारे बेटे को अच्छे से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। तभी तो जो इंसान अपनी मां के धोखे से सभी औरत को धोखेबाज समझता था, दिव्या ने टोंट मारते हुए कहा। जिस सुनकर किरण जी के हाथों की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी क्योंकि किरण जी आरव की मॉम थी, वही मॉम जिसने बचपन में आरव के डेड को चीट किया था, जिसकी वजह से आरव के डेड की डेथ हो गई थी और किरण जी ने अपने पहले प्यार शेखर राजवत से शादी कर ली थी और आरव को भी बेसहारा छोड़ दिया था। किरण जी कभी भी आरव के डेड से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उनकी शादी हो गई है। पर शादी के बाद भी किरण जी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी और उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ नहीं पा रही थी। जो बात आरव के डेड को जैसे ही पता चली तो उनका दिल टूट गया था, क्योंकि वो किरण जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आरव को अपनी प्यार की निशानी समझते थे, लेकिन किरण जी बस आरव को एक बोझ समझती थी जिससे वो अपनी शादी से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि किरण जी अपने पति के साथ आरव से नफरत करने लगी थी। तभी उनके पति जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे, जिस कारण एक दिन उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत भी, जिससे किरण जी जबरदस्ती की शादी के रिश्ते से आज़ाद हो गई थी और आरव से उसके दादा दादी को देकर अपने पहले प्यार के पास बेशर्मों की तरह चली गई थी और उनसे शादी कर ली थी। लेकिन अब इतने साल हो चुके थे उन्हें आरव से दूर रहकर, लेकिन उन्हें आरव से बस नफरत होती थी क्योंकि आरव की वजह से अब उसके बच्चे उसे कभी कभी बुरी माँ बोलते थे, जिससे किरण जी नहीं चाहती थी कि आरव कभी खुश भी रहे। वही अब किरण जी गुस्से में कहती हैं, वो लड़की जो कोई भी है मैं उसे आरव के साथ तो मैं नहीं रहने दूंगी। वही ये सुन दिव्या जी डेविल स्माइल करती है और वहां से अपना पर्स उठाकर आराम से चली जाती हैं। वही दूसरी तरफ खुराना मेंशन सभी लोग जा चुके थे और वही बानी आरव के सीने से लगी हुई खड़ी थी और अभी दोनों आरव के रूम में थे, जहां पूरे रूम को बहुत सारी गुलाब के फूलों और उसकी पंखुड़ियां और कैंडल से डेकोरेट किया हुआ था, जिसे देखकर बानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो आरव के सीने से लगकर इसलिए खुश हो रही थी कि उसकी ड्रीमिंग वेडिंग हुई थी जो वो हमेशा से चाहती थी। बानी आरव से दूर होकर फिर से अपनी ड्रेस को पकड़कर मिरर के सामने खड़ी होकर गोल गोल घुमाते हुए आरव से कहती है, मेरी ड्रेस मुझे सच में बहुत खूबसूरत है,
मैं इसमें और भी सुंदर लग रही हूँ। तभी मिरर में खड़ी होकर अपना फेस देख रहा गाल पर एक उंगली रखकर कहती है, बस थोड़ा सा मेकअप और कर लेती तो मेरी शादी की फोटो में और भी सुंदर लगती है ना। कहकर बानी आरव की तरफ पलटी जो कब से बानी को देखा जा रहा था। उसकी आंखों में आज कुछ और है था जिसे बानी अभी समझ नहीं पा रही थी। तभी आरव बानी की बात सुनकर उसके पास चलकर आता है और बानी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खड़ा कर देता है और बानी के ऑफ शोल्डर पर अपना नोज रब करते हुए बानी के खुले बालों को स्निफ करते हुए खामोशी से अपने एक हाथ से बानी को ड्रेस के जीप को पीछे से लूज करने लगा। वही बानी जिसका दिल आरव के करीब आने से जोरों से धड़कने लगा था और जैसे ही उसे महसूस होता है कि आरव उसकी ड्रेस को खोल रहा है, जिससे बानी आंखें बंद करके बहुत धीरे से कहती है, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज अभी नहीं। वही आरव बानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने माथे से जोड़कर बानी से धीरे से कहता है, अभी नहीं तो कब? इतने दिनों बाद मैंने अपने इस दिल और खुद को रोक कर रखा हुआ है। अब तो शादी भी हो गई है ना, तो अब वेट नहीं कर सकता हूँ। इस वक्त आरव के दिल की धड़कन भी बानी की धड़कन की तरह तेज थी, जो दोनों एक दूसरे की आवाज को अच्छे से सुन पा रहे थे। बानी जो अपने दिल की धड़कन की रफ्तार से उलझी हुई आवाज में बोलती है, पर मुझे डर लग रहा है। डर कैसा? आरव को अब बानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा कर कहा, जिससे बानी डरते हुए बोली, मुझे निधि ने बताया था बहुत दर्द होता है। वही ये सुनकर आरव मुस्करा देता है और अपनी शर्ट उतार कर अपने शरीर से अलग कर देता है, जिसे बानी हैरानी से देखने लगी। वही आरव बानी का एक हाथ पकड़कर मुस्करा कर बानी के हाथ को चूम कर कहता है, एक बात कहूँ? वही बानी ने धीरे से सर हिला दिया, जिसे देखकर आरव ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ा और उसे चूम लिया और दोनों हाथों की उंगलियों से अपनी उंगलियों में उलझाते हुए बानी से बोला, हम पहले भी तो गलती से करीब आ चुके हैं न, बस फर्क ये था कि तब न तो तुम्हें होश था और न ही मुझे। मैंने उस समय भी तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं किया था, और अभी तो हम होश में हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को पाले। मुझ पर ट्रस्ट, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। वही ये सुनकर बानी मुस्करा देती है, जिससे आरव बानी के ऊपर पूरा आकर बानी के अंडस्को पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगा, जिसमें बानी भी उसका साथ देने लगी। वही आरव बानी को पलट देता है और बानी की ड्रेस की जीप को पूरा खोल देता था और अपने सख्त अंडस्को पर बानी की बेक पर रखकर उसे चूमने लगा, जिससे बानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी थी। वही आरव बानी के बेक पर बेहतशाह प्यार करके बानी की ड्रेस को नीचे करके उसके शरीर से हटाकर अलग कर देता है, जिससे बानी अपना पूरा चेहरा पिलो पर छुपा लेती है। वही आरव फिर से बानी को अंडस्को लगा और फिर बानी को पलट देता है और बानी के खूबसूरत गोरे चेहरे को देखता है। तभी आरव की नज़र बानी के सीने पर गई, जिसे देखकर आरव थोड़ा झुकते हुए अपने हाथों से प्यार से धीरे धीरे सहलाने लगा और अपने अंडस्को से उसे प्यार से चूम लेता है, जिससे बानी की भारी सांसें तेज हो गई और उसके मुंह से थोड़ी तेज भरी सिसकी निकल पड़ी, जिस सुनकर आरव बानी को देखकर उसके एक उभार को अपने हाथों में भरकर उसे प्रेस कर देता है और वही बानी की आवाज़ थोड़ी और तेज हो गई। वही आरव बानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में भर कर कस लेता है, जिससे बानी ने कसकर आंखें बंद की हुई थी। वही आरव बानी की बंद आंखों को देखकर उसे कहता है, वाइफी ओपन योर आइज, देखो मुझे। वही ये सुनकर बानी अपनी आंखें खोलकर आरव को देखने लगी और अपने कांपते हुए अंडस्को से बोली, अब मुझे सच में डर लग रहा है, प्लीज आप आगे कुछ मत करो, मुझे बहुत तेज दर्द होगा, अब आगे। वही आरव बानी के चेहरे को बहुत सारी किस करते हुए कहता है, प्रोमिस तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे समझो।
वही ये सुनकर बानी न में सर हिला देती है, लेकिन आरव जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो पहले बानी के स्टार को अपने स्टार पर रखकर उसे किस करने लगा, जिस बानी भी उसे किस कर रही थी। लेकिन तभी आरव बानी के अंदर एक बार में पूरा समा जाता है, जिससे बानी झटपटाने लगी, लेकिन आरव की मजबूत पकड़ से वो हिल नहीं पा रही थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह जोर जोर से चीखना चाह रही थी, लेकिन आरव ने उसकी चीख को भी अपने अंडस्कोप पे कैद किया हुआ था। बस बानी की आंखें में आंसू निकल रहे थे, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गई था। कुछ देर पहले आरव को फील हुआ कि बानी को रिलीफ फील हो रहा है। वो बानी के अंडस्कोप को छोड़कर उसे देखकर बोलता है, अब अच्छा लग रहा है ना? वही बानी बस हाँ में सर हिला देती है और अपनी आंखें बंद करके आरव को महसूस कर रही थी, और साथ ही बानी के मुंह से प्यार भरी सिसकियां रूम में शोर करने का काम कर रही थी। कुछ देर बाद रूम में सारी कैंडल्स बुझ गई थी, लेकिन चांद की रोशनी में आरव के माथे पे पसीने की बात टपक पड़ी, जिससे आरव बानी को देखता है, जिसका चेहरा भी गुलाबी नजर आ रहा था। आरव को देखकर बानी ने उसे कहती है, अब मुझे नींद आ रही है, तुम सच में आज सोना चाहती हो? आरव जो अभी भी बानी में समाया हुआ था, उसने अपनी भारी सांस को साथ कहा। वही बानी आरव के सीने पर हाथ रखकर रोनी सूरत बनाकर कहती है, मुझे सच में सोना है, प्लीज सोने दीजिए न, अब तो सुबह के 4 बज चुके हैं, तो कौन सी रात। वही आरव बानी की बात सुनकर बानी के अंदर से अलग हो जाता है और बानी के माथे को प्यार से चूम लेता है और बानी के बगल में आकर जोर जोर से सांस लेता है और फिर अपना चेहरा बानी की तरफ करता है, जो इतना थक गई थी कि आरव के अलग होने के बाद नींद के आगोश में चली गई थी, जिसे आरव अपनी बाहों में भर लेता है और बानी के थके हुए प्यार भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराकर बानी के अंडस्कोप को चूमकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ अगली सुबह आरव जो जाग चुका है और अभी बानी को अपनी बाहों में भरकर उसे देखकर मुस्करा रहा था। बानी का चेहरा सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था और बहुत प्यारा भी। आरव सोती हुई बानी के चेहरे को देखकर खुद से मन में बोलता है, मैंने सच में कभी भी नहीं सोचा था कोई लड़की मेरी लाइफ में आ भी सकती है और उसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। लेकिन तुम आए मेरी लाइफ में, जिसके लिए मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे अपने जायदा बस तुम्हारी फिक्र है। हाँ, तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो और साथ ही स्टूपिड और सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन, जिसकी सोच कभी भी मेरे साथ नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब तुम जैसी भी हो, मेरी हो, और मैं तुम्हें अच्छे से संभाल सकता हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा, और तुम भी मेरे साथ हमेशा लॉयल रहना, समझी? कहकर आरव बानी की हल्की सी नाक खींच लेता है, जिससे नींद में बानी कसमसाते हुए बानी आरव के सख्त चेस्ट पर अपनी नाक रब करते हुए नींद में ही बोली, बॉस सोने दीजिए न। वही ये सुनकर आरव बानी को कसकर अपनी बाहों में भरकर मुस्करा कर कहता है, सो जाओ। तभी कुछ देर बाद बानी अपनी आंखें खोल देती है और फिर अपने आप को बेड पर अकेले देखकर रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है और बॉस पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन ये कहकर बानी उठकर धीरे से बेड पे बैठ जाती है, क्योंकि बानी की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वही अब बानी खुद को देखती है तो इस वक्त उसके शरीर में आरव की वाइट शर्ट थी, जिसमें से आरव की खुशबू आ रही थी, जिसे स्मेल करते हुए अब बानी के चेहरे पर रात में उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब याद करते हुए शर्म आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखकर ब्लश करते हुए बोली, अब मैं कैसे बॉस को फेस करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वही शावर लेकर आरव बाथरोब पहने हुए वॉशरूम के अंदर से बाहर रूम में अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछकर रूम में आते हुए बानी को देखता है, जो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, जिसे देखकर आरव अपने गीले टॉवल को बानी के ऊपर फेंक देता है, जिससे बानी का पूरा चेहरा टॉवल के अंदर ढक जाता है। लेकिन तभी बानी अपने चेहरे पर से गुस्से में टॉवल हटाकर आरव को देखकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी आरव जो इस समय उसके पास आकर बैठा हुआ उसे देखकर मुस्करा रहा था, जिसे देखकर बानी की बोलती बंद हो जाती है और वो अपना खुले हुए मुंह को बंद कर देती है और अपना चेहरा पूरा झुका लेता है।
जिससे आरव बानी के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और बानी के लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय शार्प रैबिट। क्या हुआ, तुम मुझे देखकर शर्मा रही हो? पर क्यों? आप जानते हैं न, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, बानी ने आरव से धीरे से कहा, जिससे आराम जान से भी अनजान बनकर बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता है, तुम ठीक से बताओ। वही अब ये सुनकर बानी आरव को घूर कर देखती है और फिर आरव के सीने पर मारते हुए बोली, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं न, मुझे परेशान करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है। ये कहकर बानी बेड पे नीचे उतरने के लिए जमीन पर अपना एक पैर रख कर खड़ी होती है कि तभी उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर काट की तरह दौड़ उठी, जिससे बानी लड़खड़ा कर बेड पे बैठ जाती है और दर्द भरी नजरों से आरव को देखने लगी, जो उसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसके कान के पास जाकर उसके कान पर किस करते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था, उसके बाद भी तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती हो। दूर रहिए मुझसे, ये सब सच में आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको मना किया था नहीं मुझे दर्द होगा, लेकिन आपने फिर भी, कहते हुए बानी चुप हो गई। लेकिन वही आरव उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, फिर भी क्या? हम बोलो ना, चुप रहिए, बानी ने आंख दिखाते हुए कहा। जिससे आरव बानी को पकड़कर अपनी गोद में उठाकर उसे देखकर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त बाथ लेना चाहिए। कहकर आरव बानी को उठाकर वॉशरूम में आ जाता है और बाथटब के अंदर गुनगुने से पानी में आराम से बिठा देता है और वही बानी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बानी आरव से कहती है, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहाना है। तो मना किसने किया? मैं तो यही रहूंगा और तुम्हें देखने वाला हूँ, आरव ने शरारत भरी आवाज में कहा। जिसे सुनकर बानी बाथटब के पास रखा हुआ सोप उठाकर आरव के ऊपर फेंकते हुए कहती है, अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली समझी। तो मत छोड़ो, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ बाथटब में आ जाता हूँ, तुम मुझे वही पकड़ लेना और मैं तुम्हें, बोलो क्या आ जाऊं? आरव ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। जिससे बानी पहले आरव को घूर कर कहती है, बॉस, लेकिन अगले ही पल अपना चेहरा रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज जाइए ना, मुझे शर्म आती है, प्लीज बॉस। वही अब बानी की रिक्वेस्ट सुनकर आरव मुस्कुराकर अब बाहर निकल जाता है। अब आगे वही दूसरी तरफ वीर का घर। निधि वीर को ब्रेकफास्ट करा रही थी और खुद भी वीर के साथ बैठकर कर रही थी। वही वीर तभी निधि को देखकर बहुत शांत आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें आज भी वो कबीर पसंद है? वही निधि जो ब्रेकफास्ट कर रही थी वीर की ये बात सुनकर रुक जाती है और वीर को देखने लगी। आई नो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हें पास कैद कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जो अब बढ़ते हुए और बढ़ गया है निधि, वीर ने निधि से कहा। जिससे निधि के अंडस्को को मुस्कान आ गई और वो वीर को देखकर कहती है, आप अब मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे पास कहाँ टाइम है आपने छोड़कर किसी और के बारे में सोचने का। कबीर मेरा पहला प्यार था कि नहीं ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरा आखिरी प्यार है, जिसके बाद मैं किसी और को प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और हाँ कबीर, से आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। कबीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो भी शादीशुदा है और अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कम, क्योंकि आप तो अपनी वाइफ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं न। वही ये सुनकर वीर निधि को देखकर थोड़ा सा बुजुर्ग मोशान ल होता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है, जिससे निधि उठकर वीर के पास खड़ी हो जाती है कि तभी वीर निधि का हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा देता है और उसके पेट पर अपने दोनों हाथों को बांधकर निधि से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है न, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मैंने तुम्हें कभी कभी गुस्से में कितना कुछ कहा और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था, लेकिन तुमने मेरी माफ़ी मांगे बिना मुझे पहले से ही माफ़ कर दिया है। तुम सच में बहुत अच्छी हो निधि, और मैं बहुत ज़्यादा लकी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। थैंक यू मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए।
प्रॉमिस तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। सच, निधि ने वीर को देखकर धीरे से कहा। वही वीर हाँ मैं सर हिला देता है, जिससे निधि वीर के हाथ अपने पेट पर रखती हुई कहती है, मुझे हमारी प्यारी की निशानी यहाँ पर चाहिए। वही ये सुनकर वीर की आंखें टिमटिम तारे की तरह चमक जाती है और वो निधि के पेट पर हाथ रख बोलता है, मैं भी तो कब से यही चाहता था यार, तुमने तो मेरे मन की बात बोल दी। मुझे हमारे बहुत सारे बच्चे चाहिए जो तुम्हें मम्मा और मुझे पापा कहेगा, पर मुझे बहुत सारे नहीं, 2 ही चाहिए, निधि ने वीर से मासूम बनकर कहा। जिससे वीर निधि के गाल पर एक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे प्लान करेंगे, अभी के लिए 2 मानकर ही तैयारी करेंगे, ओके। वही ये सुन रहा निधि शर्मा कर हाँ मैं सर हिला देती है और फिर अपना चेहरा वीर के सीने में छुपा लेती है, जिससे वीर निधि के बालों पर किस करते हैं। निधि के कान में कहता है, बीवी अगर तुम ऐसे शर्माती रहूंगी तो हम बच्चे कैसे करेंगे, उसके लिए तुम्हें मेरी तरह बेशर्म बनाना होगा। चलो हम रूम में चलते हैं, वहां पर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझता हूँ। वही वीर की बात सुनकर निधि उसे कुछ कहती थी। वीर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आ गया था और बेड पे रखते हुए खुद निधि के ऊपर आकर उसे दबोचकर उसके अंडस्को पे अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। वही दूसरी तरफ सुल्तान बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब बानी ने उसे अपना भाई मानकर था। सुल्तान अभी अपने विला में आराम से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि वो चाली उसके पास आते हुए उसे दूध में हॉर्लिक्स मिलाते हुए बोला, सुल्तान आपका हॉर्लिक्स रेडी हो गया है। सुल्तान मुस्कुराकर हॉर्लिक्स पीने लगा, जिसे देखकर चाली ने सुल्तान से कहा, आप बहुत ज्यादा खुश हैं क्या मैडम, अब आपको अपना बड़ा भैया मानती हैं। हाँ चाली, मैं इसी बात से खुश हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है अपनी बहना की। मेरा जीजा खड़ूस और अक्कड़बाज है, कहीं वो मेरी बहना को दबा कर तो नहीं रखता है। बेचारी मेरी छोटी सी बहना, पहले से ही तो छोटी और कितनी प्यारा है, कहीं उस जीजा के खड़ूस और अक्कड़बाज के पन से दब न जाए, मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है। सुल्तान ने हॉर्लिक्स को पूरा खत्म करके ये सब सोचते हुए कहा, जिससे चाली ने उसे देखकर कहा, तो अब क्या चाहते हैं आप। मुझे मेरी बहना को प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है, सुल्तान ने जोश में कहा। सुल्तान की इस बात पर चाली ने कहा, पर उसके लिए आपको मैडम के साथ रहना होगा। अंडस्को वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहना मेरे घर में आ नहीं सकती है, शादी जो गई है उसकी मेरे जीजा जी से, सुल्तान ने मुंह बनाकर कहा। जिससे चाली ने एकदम से कहा, तो आप तो उनके घर में जाकर रह सकते हैं न, वैसे भी वो आपकी बहना का घर है, मतलब आपका घर। वही ये सुन सुल्तान खुश हो गया और चाली के गले लगते हुए कहता है, इसलिए तुम सुल्तान के सबसे वफादार आदमी हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हो, तो फिर ठीक है, इस रक्षा बंधन में अपनी बहना के घर में परमानेंट के सेटल हो जाऊंगा, तुम भी चलना मेरे साथ और हमारे सारे आदमी भी चलेंगे। वैसे भी मेरा जीजा बहुत ज्यादा अमीर है, अपने साले के साथ उसका खास आदमी और पूरी पलटन को पाल सकता है। वही ये सुनकर चाली ने निराशा होते हुए गर्दन हिला दी। वही दूसरी तरफ बानी आरव की गोद में बंदर के छोटे बच्चे की तरह लिपटी हुई थी और वही आरव जिसने अपना थ्री-पीस सूट पहनकर रेडी था, वो बानी के सर पर किस करते हुए कहता है, मुझे ऑफिस जाना है, तुम कब तक ऐसे मुझे पकड़कर बैठने वाली हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कहा ना, आप कोई ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कल ही तो शादी हुई आपकी और आज ही आपको ऑफिस में जाकर काम करना है। आज के दिन मेरे साथ रहिए, हम बहुत सारी बातें करेंगे, प्लीज़ मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी और आप मुझे अपने बारे में प्लीज़। बानी ने आरव को ऑफिस जाने पर उसे रोकते हुए कहा, जिससे आरव हार मानते हुए अब ऑफिस नहीं जाता है और अपना कोट उतारकर बानी को अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर बोलता है, बोलो क्या बात करे। वही ये सुनकर बानी आरव से बोली, अपने बारे में बताइए, जब आप मुझे से नहीं मिले थे क्या? मेरे अलावा उस समय आपकी लाइफ में कोई और लड़की थी जिसे आप प्यार करते थे? वही ये सुन आरव का चेहरा सख्त हो जाता है, जिसे बानी देखकर कुछ कहती, तभी आरव बानी को घूरकर देखकर रुड वॉइस में बोलता है,
मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी लाइफ में बस तुम हो और तुम ही होंगी, क्योंकि किसी और को मैं अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा। आप मुझे धमका क्यों रहे हैं? मैंने बस नॉर्मल सा सवाल किया था, बानी ने आरव से कहा। जिससे आरव बानी को कहता है, तुम ऐसे फालतू भरी बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ना मेरा दिमाग घूम जाता है। अच्छा अच्छा ठीक, आपसे कोई सवाल पूछना ही बेकार है। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। पता है जब मैं आपसे नहीं मिली थी तो मैं कैसी थी? आप को पता है मेरी माँ तो मुझे पैदा करते हुए कुछ दिनों बाद ही मर चुकी थी। पापा ने मुझे माँ की तरह पाला था और मुझे माँ की कमी महसूस न हो तो मेरी दूर की मौसी से शादी कर ली थी, जो मेरे पापा होते हुए तो प्यारी सी माँ बनकर मुझे प्यार करती थी। लेकिन जब मैं 14 साल की हुई, मेरे पापा को दिल की बीमारी की वजह से वो मुझे छोड़ दो चले गए, जिसके बाद मेरी सोतली माँ ने मुझे जितना प्यार किया था उतना ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं भी ज़्यादा भोली भाली नहीं थी, जवाब देना तब से ही जानेगी थी और अपनी सोतली माँ से लड़ाई करती थी, जो मेरे पापा के घर में रहकर उनके पैसे उड़ा रही थी। बहुत ही कामिनी है वो। मेरी शादी मेरे गांव के ठाकुर के बेटे के साथ पैसे की वजह से जबरदस्ती फिक्स करवा दी थी, लेकिन मैं वहां से भागकर यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे तो कोई शादी वादी भी नहीं करनी थी। और डे से ही यहाँ पर आई थी, तब पहली मुलाकात आपसे हो गई थी। बस उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। वही आरव जो कब से उसकी बात सुन रहा था, वो बानी की बात सुनकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपने गांव जाना चाहती हो? ए फ्लैट आगे। वही ये सुनकर बानी आरव से मना करते हुए बोली, नहीं मुझे वहां पर वापस नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अपनी सौतेली माँ की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी। आरव ने बानी की बात सुनकर उसे अपने सीने से लगाकर अपने मन में कुछ सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद किचन की सेलेब में बानी रोजी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी और उससे बात करते हुए आरव को देख रही थी, जो उसके सामने बहुत इरिटेशन के साथ खाना बना रहा था, जिसे देखकर बानी को हंसी आ रही थी। हाँ, अब आरव की कुकिंग स्किल अब कुकिंग करते हुए थोड़ी अच्छी हो गई थी और वही बानी को आरव के हाथ के खाने की आदत हो चुकी थी, भले ही खुद अभी खाना बनाने में कोई डेवलपमेंट न हुई हो। वही आरव इस वक्त खाना बनाते हुए घूरकर बानी को देखती है, जो हंस रही थी। फालतू में दांत दिखना बंद करो, ये मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि आरव खुराना तुम्हारा शेफ है, समझी? आरव ने उसे घूर कर कहा, जिसे सुनकर बानी रोजी को अपने हाथों में अच्छे से पकड़कर आरव को देखकर कहती है, आपने खुद अपने आप कहा था कि आप वही करेंगे जो मैं कहूँगी। वैसे भी आपको मुझे खुश रखना ही होगा और मेरी बात मानने होगी, क्योंकि आपने ही प्रॉमिस किया है। और रही बात लकी होने की, तो लकी तो मैं पहले से ही हूं न, कि आपकी वजह से अपने आप चने की झाड़ में मत चढ़िए और जल्दी से खाना बनाइए। मुझे और हमारी छोटी सी रोजी के खाना खाना है। वैसे क्या बना रहे आप? मन तो कर रहा है तुम्हारी जीभ जो ये स्पाइसी चिली की तरह बहुत चल रही है, उसे काट कर पैन पर फ्राई कर दूं। फिलहाल तुम्हारे लिए पेन केक बना रहा हूं, क्योंकि ये मुझे खुद भी पसंद है। आरव ने उसे देखकर घूरते हुए पैन केक को मैक्रो में रखते हुए कहा, जिससे बानी आरव को घूरते हुए बोली, आप मुझसे चीड़ रहे हो ना? क्योंकि अब आपको मैं मिल रही हूँ और अब आप मुझसे इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप खुद ही अपने पेन केक खा लेना। मैं सांझ को बोल देती हूँ कि मैं उसे चांस देने के बाद तैयार हूँ। ये कहकर बानी रोजी को सेलब में रखकर खुद भी नीचे उतरने ही लगी थी कि आरव उसके पास आकर उसे गाल को दबाकर घूर रहा, कहता है, कितनी बार कहा है तुम्हें समझ में नहीं आता है कि उस सांझ का नाम और उसके बारे में सोचना भी मत, और तुम मुझे छोड़कर उस इडियट के पास जाना चाहती हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ जो तुम्हें जाने दूंगा। शादी की मैंने तुमसे, और वो भी 2 बार, तो इतना मुश्किल नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाने का। आए बात समझ में? अगली बार मुझे उस सांझ के नाम से गुस्सा मत दिलाया करो, वरना उस सांझ से पहले तुमरा मैं कुछ कर दूंगा।
कहकर आरव अपने हाथ उसके गाल पर से हटा देता है और वही बानी जो आरव को घूर रही थी कि तभी आरव का हाथ पकड़कर उसे अपने मुंह में रखकर जोर से बाइट कर देती है, जिसे बस आरव देखा जा रहा था और वही बानी पूरे जोर से आरव के दांत को बाइट कर रही थी। लेकिन तभी आरव को देखती है जो उसे देखकर अब स्माइल कर रहा था, बल्कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। बनी जल्दी से आरव का हाथ अपने मुंह से हटाकर देखती है तो उसके हाथ में उसके दांत के निशान बने हुए थे, जिसे बानी हैरानी से देखकर आरव को देखती है जो अब उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिफ्ट कर देता है, जिससे बानी अपने दोनों पैरों को आरव की कमर पर बांध देती है और वही आरव बानी से कहता है, इट्स माई टर्न। वही आरव की बात बानी समझ पाती तभी आरव बानी के नेक पर अपने दांतों को रखकर उसे जोर से बाइट कर देता है, जिससे बानी चीख निकल पड़ी और वही आरव बानी को वापस सेलेब में अच्छे से बिठा देता है और फिर वही रोजी जो कब से वहां से जा चुकी थी। आरव माइक्रो से पेनकेक को निकालकर प्लेट पर रखने लगा और वही बानी जो दर्द से अपने गले में आरव के दिए हुए निशान पर हाथ से हल्का रब कर रही थी, वो रोते हुए आरव से कहती है, आप पूरे जंगली जानवर हैं। वही ये सुनकर आरव कुछ नहीं कहता है और जल्दी से अपने हाथ से पेनकेक को उठा बानी के मुंह में टूस देता है, जिससे बानी आरव को घूरते हुए खाने लगी थी और खाते हुए कुछ कहती तभी आरव उसे के अंडस्को पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, मुझे से फाइट करने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ फिर से वही करने लग जाऊंगा जो रात को किया था। तो चुप हो अच्छे बच्चे की तरह ये केक खाओ, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहकर आरव ने बानी के हाथ में पेनकेक की प्लेट को रख दिया और फिर अपने ऊपर से अप्रेन निकालकर एक बार फिर भी बानी के अंडस्को को चूम कर चला गया, जिससे उसके मुंह में भी बानी का खाया हुआ पेनकेक आ गया था और वही मुस्कराते हुए मेंशन से बाहर निकल जाता है। वही बानी पेनकेक को खाते हुए आरव को कोसते हुए टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही थी। वही दूसरी तरफ आरव की कार एक सुनसान इलाके पर रुकती है जहां पर वो खुद कार ड्राइव करके आया हुआ था। तभी उसकी कार के सामने एक लड़का आकर आरव की सीट पर मिरर के सामने नॉक करता है, जिससे आरव अपना मिरर नीचे कर देता है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का था जो देखने में स्मार्ट लग रहा था। तभी आरव उसे देखकर घूरकर अपनी रूड वॉइस में बोलता है, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? सॉरी बॉस, लेकिन क्या करता, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आप गुस्सा हो सकते हैं, इसलिए सोचा कि यहाँ पर इलाका शांत है तो आप भी शांत रहेंगे। उस लड़के ने कहा, दर्श मुझे पहली सुनने का कोई शौक नहीं है तो सीधा पॉइंट पर आओ, उस औरत ने क्या किया है? आरव ने रूड होते हुए पहले से ही गुस्से में दर्श कहा, अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें आपकी शादी के बारे में पता चल गया है और वो आपकी वाइफ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, दर्श ने उसे कहा। वही ये सुनकर आरव की भौहें आपस में तन जाती है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लगता है उस औरत को अब ये भी देखा नहीं जा रहा है कि मैं खुश हूँ, आ गई फिर से मेरी खुशी से छीनने। दर्श, उस किरण राजवत पर नजर रखो और बानी के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि मेक श्योर कि वो मेरी वाइफ से मिले, क्या उसे देख भी न पाए। मैं नहीं चाहता हूँ उस किरण राजवत की परछाई मेरी वाइफ बानी पर भी पड़े। मुझे नफरत है उस औरत से जिसने मुझे और मेरे डेट को चीट किया है। ये कहकर आरव का चेहरा काला पड़ रहा था। रात के समय बानी फोन पर अपनी और आरव की शादी की फोटो को देखकर खुश हो रही थी और बेड पे बैठ हुई थी। वही आरव जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, जो सोफे पे बैठा हुआ था, लेकिन बानी को फोन पर घुसे देखकर आरव अपना लैपटॉप बंद कर देता है और बानी के पास जाकर एकदम से उसके हाथ से फोन ले लेता है और फोन पर अपनी और बानी की फोटो को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन तभी वो गुस्से में बानी को देखता है जो उसे देखकर दांत दिखाते हुए कहती है, बस एक ही फोटो करी है क्योंकि ये बहुत अच्छी थी और वैसे भी मेरे इंस्टाग्राम में ज़्यादा फ्रेंड नहीं है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने मना किया था ना, तुम हम दोनों की फ़ोटो को पब्लिक नहीं कर सकती हो। मैंने हमारी शादी में किसी को फ़ोन तक अलाउड नहीं किया था ताकि कोई हमारी फ़ोटो न ले सके, लेकिन तुम हमारी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर डालकर ये बता रही हो कि हम दोनों ने शादी कर ली है।
दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, अंडस्को, आरव ने बहुत गुस्से से कहा, जिससे बानी डर से रोने लगी और फिर रोते हुए रूम से बाहर निकलकर भाग गई, जिसे देखकर आरव फोन पर फोटो को डिलीट कर देता है और फिर खुद से गुस्से में कहता है, ये लड़की हमेशा मेरी बात के खिलाफ क्यों जाती है। लेकिन तभी गहरी सांस लेते हुए खुद भी रूम के बाहर बानी को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब आगे वही बानी जो गार्डन एरिया में गुस्से में एक बहुत बड़े से फाउंटेन में बैठी थी जिससे पानी गिरकर नीचे स्टो हो रहा था। वही बानी फाउंटेन के आधे हिस्से में बैठी हुई थी जिससे बीच में बने हुए आदमी के स्कैल्प छे से उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा था। बानी अपने पैर को नीचे स्टो पानी में लहरा रही थी और गुस्से में बैठी हुई आरव को कोस रही थी। आखिर अपने आप को समझते क्या है, मैंने बस एक ही फोटो करी थी, उससे भी प्रॉब्लम है, बल्कि उन्हें मेरी सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। खडूस बॉस के साथ आरव खुराना खडूस हस्बैंड भी है। बानी क्या कर दिया तूने, तू सच में बेवकूफ़ है। तुझे अच्छे से पता है खडूस कैसा है, फिर भी उससे शादी कर ली, और वो भी दूसरी बार। पहले तो फोर्स मैरिज थी, लेकिन तुझे ही शौक चढ़ा था न अपने सपनों की ड्रीमिंग वेडिंग का, उसे भी कर लिया। वही बानी अब ऐसे ही बड़बड़ा रही थी कि तभी पीछे से आकर आरव उसे एकदम अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे बानी को भी समझ में नहीं आया कि उसके पैर जो पानी में थे वो हवा में अपने आप कैसे आ गए। पर जैसे ही आरव को देखती है जो उसे घर के अंदर ले जा रहा था, जिसे देखकर बानी उसके सीने पर अपने हाथों से मारकर कहती है, छोड़िए मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप बस मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। आपने शादी के दूसरे दिन ही मुझ पर गुस्सा किया, कितने बुरे पति हैं आप। वही बानी को आरव को ये कहते हुए पता नहीं चला कि आरव उसे रूम में ला चुका है, जिसका एहसास उसे तब हुआ जब आरव उसे सीधा बेड पे पटक देता है और वही बानी बेड पे गिर जाती है और उठकर फिर से जाने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जो बेड पे उसके साथ लेटा हुआ था। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों करती हो जब पता है कि मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींचकर बानी के बालों को स्निफ करते हुए सर्द आवाज में कहा, जिससे बानी आरव को देखने लगी, लेकिन तभी आरव को देखकर मुंह बनाकर कहती है, मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने सबसे घमंडी और खड़ूस बॉस से प्यार किया है, मैं तो फंस गई। क्या सच में तुम ये सोचती हो? आरव ने उसके गाल पर अपने होंठ को धीरे धीरे चलाते हुए कहा, जिससे बानी कसकर आंखें बंद करके आरव से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? प्यार? आरव ने बानी को एकदम से बेड पे अपने नीचे और खुद बानी के ऊपर आते हुए कहा, जिससे बानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो आरव से कुछ कहती, तभी आरव उसके अंडस्को पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा, साथ ही अपने हाथों से बानी के शरीर पर चलाने लगा, जिससे बानी कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है और वही आरव अपने हाथों को धीरे से बानी के टॉप के अंदर डालते हुए बानी के सीने को छूते हुए सहलाने लगा और अपने अंडस्को को बानी के गले में पर रखकर उसे प्यार करने लगा। कुछ देर बाद बानी आरव के सीने से लगी हुई थी और आरव को देखकर मुस्करा रही थी। तभी आरव बानी का हाथ पकड़कर उसके हाथ को किस करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ, लेकिन आप तुम्हें प्यार सबसे ज़्यादा करता हूँ, इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई तुम्हें हट करने की कोशिश करे। तो मेरी बात याद रखना, अब किसी भी अनजान लोगों से फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है और न ही उनकी बात सुनकर उन पर विश्वास करने का, और किसी को मत बताना कि तुम मेरी वाइफ है। ओके शार्प रैबिट। वही ये सुनकर बानी आरव से अब नींद भरी आवाज में कहती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ, अब आप प्लीज चुपचाप सोने दीजिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कहते हुए बानी आरव के सीने पर सर रख कर सोने लगती है, जिसे देखकर आरव घूरकर उसे देखकर बोलता है, तुमने मेरी बात समझी भी या नहीं? वही बानी अब आरव की बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे आरव बानी को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और गुस्से में मन में कहता है, मिस किरण राजवत,
आपने जो मेरे साथ किया है उसे तो बस आपको छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ है, लेकिन अगर आपने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश भी करी तो आई सावेर सच में आपको जान से मार दूंगा। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहिए। अगले दिन आरव ऑफिस जा चुका था तो वही बानी घर में बैठकर बोर हो रही थी, इसलिए जल्दी से टीवी के सामने बैठ जाती है और उस पर कोई टीवी देखने लगी। इसलिए आज उसका पूरा दिन टीवी को देखकर गुजरने वाला था। वही ऑफिस में आरव अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था कि तभी एकदम से बिना नोक किए वीर आ जाता है और खुश होते हुए उसे कहता है, मुझे लगा था कि तू कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएगा बल्कि बानी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करेगा। तेरी शादी हुई है न अभी अभी? तो शादी हुई है तो क्या काम करना छोड़ दूँ? मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त अपनी वाइफ में चिपकता रहता है। अंडस्को, आरव ने उसे घूर कर कहा और अपना काम करने लगा, जिसे सुनकर वीर का मुंह बन जाता है, लेकिन अगले पल फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, तुझे एक बात बताऊं, मैं मना भी करूंगा तब भी तू बताने से पीछे नहीं हटने वाला। जल्दी बोल और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, आरव ने उसे कहा। वही ये सुनकर वीर पहले उसे घूर कर देखता है, लेकिन तभी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, मैं और निधि बेबी की पालनिंग कर रहे हैं। वही ये सुनकर आरव उसे देखकर बोलता है, तो जाकर उसके साथ करना यहाँ पर क्यों आया है? आरव मेरी बात सुन तो ले, मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ, सुन न। मैं सोच रहा था कि तुझे और बानी को भी अपने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम दोनों के बच्चे साथ साथ पैदा हो और बाद में हम उनकी शादी करवा सके। देख, मुझे तो मेरे लिए बेटी चाहिए और तू अपने लिए एक बेटा पैदा करियो। कैसा लगा मेरा प्लान? वीर ने आरव से कहा, जिसे सुनकर आरव उसे घूर कर देखकर बोलता है, सबसे बेकार प्लान है, क्योंकि मैं तेरी औलाद के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ। तेरे जैसे दोस्त को फालतू में बर्दाश्त कर रहा हूँ न, वही मेरे लिए इनफ है। वही ये सुनकर वीर उसे घूर कर देखकर बोलता है, तू भाड़ में जा समझा। क्या कहा तूने? तू मेरी औलाद के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है तो फिर ठीक है, अब तू रोते हुए मेरे पैर पर भी मुझे से कहेगा न कि अपनी बेटी की शादी तू अपने खड़ूस बेटे से करवाना चाहता है। मैं भी यही कहूँगा, इनफ। कहते हुए वीर चीढ़कर और नाराज होकर उसके केबिन से निकल गया था, जिसके नाराज होने से आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसके दिल में ये सोचकर खुशी हो रही थी कि क्या सच में बानी और उसके बच्चे होंगे तो उसे कैसा महसूस होगा। आरव के दिल में एक अलग ही खुशी होने लगी, जिससे आरव अपना फ़ोन निकालकर बानी को कॉल करने लगा, जो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी, जिससे आरव अपने फ़ोन पर अपने घर के सीसीटीवी कैमरे पर लाइव टेलीकास्ट फ़ोन पर देखने लगा, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो दांत पीसते हुए कहता है, ए फ्लैट आगे आरव की कार खुराना मेंशन के अंदर आ कार रुकती है और वही आरव तेज और भारी कदमों के साथ मेंशन में जाने लगा और अंदर आकर गुस्से में कहता है, मैंने मना किया था न तुम्हें मेरी वाइफ से दूर रहना है। आरव की गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी घबरा सी गई और सामने सांझ को देखकर बोली, सांझ प्लीज तुम बॉस से अब बहस मत करो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। सांझ जो यहाँ पर बानी से मिलने आया था किसी काम से और उसी बारे में बात कर रहा है कि सांझ को अपने घर में बानी के साथ आरव ने अपने पर जैसे ही देख लिया था उसका दिमाग घूम गया था और वो गुस्से में ऑफिस छोड़कर सीधा अपने मेंशन आ पहुंचा था। बानी आरव के पास आकर उसे शांत करते हुए बोली, प्लीज आप शांत करते जाइए, पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम चुप रहो समझी, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि ये सांझ कपूर तुमसे क्या चाहता है। मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और तुम मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हो। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इस सांझ कपूर को देख लेता हूँ। बानी को गुस्से में कहकर आरव सांझ के पास आकर सीधा उसके मुंह पर पंच मारकर कहता है, तू कभी भी बाज नहीं आ सकता है। तू जानबूझ मेरी वाइफ के करीब आने की कोशिश कर रहा है ना? तुझे समझ में नहीं आता है, बानी बस आरव खुराना की वाइफ है, जिसके लिए मैं किसी को नहीं जान से मार सकता हूँ। तुझे भी समझा?
बॉस आप क्या बोल रहे हैं, छोड़िए सांझ को। बानी ने आरव के पास आकर उसे सांझ से दूर करते हुए कहा, जिससे आरव बानी को घूर कर देख कर बोलता है, तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? तुम भूल रही हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आरव खुराना, जैसा तुम समझते हो मैं वैसा ही हूँ। बानी के जवाब देने से पहले सांझ ने आरव की बात पर कटाक्ष शब्दों में कहा, ये तुम बीच मत बोलो, और मेरे और वाइफ के बीच तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम अब जा सकते हो क्योंकि मुझे बस मेरी वाइफ से बात करनी है, आरव ने बहुत रुड आवाज में सांझ से कहा। वही सांझ एक बार बानी को देखकर वहां से चला जाता है, जिससे बानी डरते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए आरव से देखती है जो उसकी तरफ गुस्से में बढ़ रहा था, जिससे बानी डरते हुए उसे कहती है, सांझ यहाँ पर कोई पर्सनल वजह से नहीं आया था, वो जब मैंने डांस क्वीन पर पार्टिसिपेट किया था तो। कहते हुए बानी दीवार से खड़ी होकर चुप हो जाती है, जिसके पास आकर आरव अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखकर बानी को बेंड कर देता है और बानी के ऊपर झुककर सर्द आवाज में कहता है, तो क्या? तो एक मूवी प्रोड्यूसर को मेरा डांस अच्छा लगा और वो चाहता ही कि मैं उसकी मूवी पर हीरोइन बनूं। बस सांझ मेरे लिए एक मूवी का प्रपोजल लेकर आया था, और कुछ भी नहीं। बानी ने डरते हुए कहा, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि आरव उसकी इस बात पर कितना ज्यादा गुस्सा करेगा। तभी आरव बानी को देखकर एकदम से कहता है, क्या तुम उस मूवी में काम करना चाहती हो? वही ये सुनकर बानी आरव को देखने लगी, क्योंकि अब आरव के चेहरे के भाव शांत हो रहे थे और वो बहुत ही नॉर्मल होते हुए पूछ रहा था, पता नहीं, पर मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बानी ने आरव से कहा। चलो मेरे साथ। आरव ने बानी का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ रूम में लेकर आ गया, जहां बानी आरव को देखने लगी। आरव बानी को बेड पे बिठाकर जमीन पर उसके पास बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को भर कर कहता है, बानी तुम्हें अगर फिर से कुछ करने का मौका मिल गया है तो तुम्हें इसे खोना नहीं चाहिए, और मैं अपनी वजह है तो तुम्हें ये मौका खोने नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार मेरी गलती से तुमने इस मौके को खो दिया है, तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। मेरी बात मानो, तुम्हें मूवी में काम करने के लिए हाँ कर देना चाहिए। क्या सच में? बानी ने खुश होते हुए कहा, आखिर आरव ने उसे खुद जो कहा था। वही आरव उठकर बानी के साथ बेड पे बैठ जाता है और उसकी नाक को खींच कर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो तुम्हें एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। आप मेरी तारीफ करते हुए मुझे साथ में इंसल्ट कर रहे हैं, बानी ने आरव से घूर कर कहा। नहीं, मैं इंसल्ट करके तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, आरव ने बानी को देखकर स्माइल करते हुए कहा। तो दोनों में क्या फर्क? मतलब तो ये ही है ना आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? बानी ने मुंह बनाकर अपने गाल को फुल्ला कर कहा, जिससे आरव बानी के गाल पर बाइट कर लेता है और बानी कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी कुछ देर बाद आरव बानी से सख्ती के साथ बोला, तुम मूवी में काम कर सकती हो, लेकिन तुम उसके साथ कोई भी रोमांटिक सीन नहीं कर सकती हो, और कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता है। क्या? मैं अगर आपकी बात सुनकर ये सब करोगी तो फिर मूवी में क्या करेगी? मैं हीरोइन हूँ मूवी में, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, बानी ने आरव से कहा। तो करो ना, बस जो मैंने कहा वो मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आरव ने उसे देखकर कहा। वही दूसरी तरफ, मिस निधि मेरे केबिन में आओ, मुझे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, और हाँ प्लीज एक कॉफ़ी लेकर आना, वीर ने निधि से कहा, जो कुछ एम्प्लॉय के साथ बात कर रही है, और अपनी बात कहकर चला जाता है, जिससे निधि इधर उधर देखकर खुद से मन में कहती है, क्या करूं मैं इनका? इन्हें ऑफिस में भी चैन नहीं है। मैंने ऑफिस ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि घर से जायदा यहाँ पर मुझे सर ऑफिस में जायदा परेशान करते हैं। पता नहीं ऑफिस में सभी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि सर बार बार मुझे कैबिन में बुलाते रहते हैं।
निधि कॉफी का मग लेकर वीर के केबिन के डोर पर नोक करती है, जिससे डोर अपने आप खुल जाता है, जिससे निधि अंदर आ जाती है और तभी दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो जाता है, जिससे निधि पीछे मुड़कर देख पाती। तभी वीर पीछे से उसे अपनी बाहों से भरकर उसके बालों को स्निफ करते हुए निधि के बालों को एक शोल्डर से रखते हैं। सेडेक्टिव वॉइस में बोलता है, बीबी तुम्हें पता है ना, मुझे हर समय तुम्हारी जरूरत होती है, तो तुम पहले मुझे ही क्यों नहीं आती हो मेरे पास, मुझे खुद ही जाकर तुम्हें बुलाना पड़ता है। वही निधि वीर को दूर करते हुए वीर की टेबल पर कॉफी का कप रख देती है कि उसे कहती है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं, जहां आप वही सब करेंगे, समझे। मुझे बहुत काम है, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई है, और आप भी अपना काम करिए, मैं जा रही हूँ। कहते हुए निधि वीर के सामने से जाने लगती है कि तभी वीर निधि का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और निधि से कहता है, नहीं, अभी तुम नहीं कर सकती हो, पहले मुझे सैटिस्फाइड करो, मैं खुद को रोक नहीं सकता हूँ। कहते हुए वीर निधि के अंडस्को पर किस की बरसात कर देता है और वही निधि सांस भी नहीं ले पा रही थी, साथ ही वीर उसके सीने को प्रेस कर रहा था, जिससे उसे मीठा दर्द हो रहा था और वही निधि भी खुद भी मदहोश होने लगी थी। तभी वीर निधि के बट्स को होल्ड करके उसे लिफ्ट कर देता है, जिससे निधि अपने दोनों पैरों पर वीर की कमर को लिफ्ट लेती है। वही वीर निधि को किस करते हुए उसे अपनी मास्टर चेयर में आकर बैठ जाता है कि वही निधि को भी अच्छे और बिठा देता है और तभी निधि के सीने को सहलाते हुए कहता है, बीवी पता है ना, मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हारे लिए, तो दूर मत भागा करो। वही निधि आंखें बंद करके बस सिसकी ले रही है, क्योंकि इससे वो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, जिसका फायदा वीर उठा ही और निधि के अंदर वैसे ही समाने लगा, जिससे निधि भी थोड़े दर्द के बाद एंजॉय कर रही थी और खुद भी वीर का साथ दे रही थी। कुछ देर पहले निधि के कपड़े उसके शरीर पर ढीले हो गए और वो इसी हालत में वीर की गोद से बैठकर हाफ रही थी और वही वीर मुस्करा रहा था, क्योंकि आज उसने कुछ न्यू एक्सपीरियंस लिया है निधि के साथ, जिसमें आज निधि ज़्यादा एक्साइटेड थी, जिसमें उसने बस एंजॉय किया था। तभी वीर निधि के कान में धीरे से कहता है, बीवी आज रात को हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे। वही ये सुनकर निधि को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए केबिन में बने हुए वॉशरूम में भाग जाती है, जिसके बाद वीर अपनी पैंट सही करते हुए स्माइल कर रहा था। ऐसे ही अब दिन बीत गए थे। वीर निधि की जिंदगी में प्यार और रोमांस बढ़ रहा था। वही आरव और बानी के प्यार में कोई कमी है आई थी। आरव बानी को बहुत प्यार से रखता था और उसकी हर बात को मानता था, और वही बानी ने मूवी साइन कर दी थी, जिसकी वो शूटिंग भी कर रही थी। वही अभी सुबह हो रही थी। वही बानी बेड पे से नींद में उठ जाती है और चलते हुए आरव को पीछे से नींद में हग करते हुए बोली, बॉस आज तो संडे है ना, आपने कहा था कि आपके पास मेरे लिए सरप्राइज है। वही आरव बानी की तरफ पलट जाता है, जिसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे देखकर आरव डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हाँ माय शार्प रैबिट, सरप्राइज तो है, और ऐसा सरप्राइज कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वही ये सुनकर बानी खुश होते हुए जल्दी से कहती है, तो जल्दी बताइए ना, क्या सरप्राइज है। वही आरव बानी के हाथों में फाइल देते हुए कहता है, तुम खुद ही देख लो। वही ये सुनकर बानी आरव के हाथ से फाइल लेकर फाइल को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक बार फिर से डिवोर्स पेपर्स थे, जिन्हें पढ़ने में बानी कोई मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि पहले भी वो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ चुकी थी। डिवोर्स पेपर्स को देखकर बानी आरव से गुस्से में कहती है, ये क्या बकवास है। नहीं है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए हमारे डिवोर्स पेपर्स, आरव ने डेविल स्माइल करते हुए घमंड भरी आवाज में कहा, जिसे बाद बानी हैरानी से देख रही थी। ए फ्लैट आगे बानी रोते हुए गुस्से में आरव के कॉलर पकड़कर उसे दांत पीसते हुए कहती है, आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, सच में दिमाग खराब हो गया है क्या आपका। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं था तो फिर क्यों मांगी थी माफ़ी, क्यों वो सब कहा था कि आप कभी कभी मुझे हर्ट नहीं करेंगे। झूठ कहा था मैंने,
आरव ने बानी के हाथ अपने कॉलर से हटाकर रूड वॉइस में उसे घूर कर देख कर कहा। झूठ? बानी ने हैरानी से कहा। हाँ, झूठ क्या हुआ? जब तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, मेरे साथ नाटक कर सकती हो, तो मैं तुमसे प्यार का नाटक करते हुए झूठ क्यों नहीं बोल सकता हूँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? शक्ल देखी है अपनी, शक्ल से ही बेवकूफ़ लगती हो, और तुम मेरे सामने लड़का बनकर पहले मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। आरव ने बानी से हंसते हुए कहा, जिससे बानी को आरव पर इतना गुस्सा आता है कि उसके गाल पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा रही थी कि जिसे आरव उसका हाथ हवा में रोक देता है और उसे गुस्से में कहता है, सोचना भी मत कि सुनहरी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा। ये कहकर आरव बानी का हाथ झटक देता है और वही बानी उसे गुस्से में बोली, मन तो कर रहा है कि आप मुंह नोच लूं, लेकिन अब मुझे आपके मुंह को देखकर घिन आ रही है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया है। क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको मुझे हट करके? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुमसे बदला लेकर तुम्हें बस तुम्हारी औकात दिखानी थी कि आरव खुराना को थप्पड़ मारने और धोखा देने की क्या सजा होती है। समझी? अब चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद पहले की तरह मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। आरव को बिना भाव के बहुत रूड में कहा, जिससे बानी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट गया था और वो अपने आंसू को साफ करते हुए उसे बोली, आप हर बार मेरे दिल के साथ खेलते हैं, हर बार मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं कि मैं आपसे नफरत करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, आपको मुझसे डाइवोर्स चाहिए न तो दे देती हूँ आपको, लेकिन याद रखना इस बार अगर आप मेरे पास आएंगे न तो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि आपने मेरे साथ क्या किया है मिस्टर आरव खुराना। कहकर बानी डिवोर्स पेपर पर अपने साइन कर देती है और आरव के मुंह में फेंकते हुए कहती है, नफरत है मुझे आपसे। कहकर बानी रोते हुए रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वही रूम से खड़ा आरव बिल्कुल नॉर्मल था और डेविल स्माइल कर रहा था। वही बानी रोते हैं घर से बाहर आ गई थी और पैदल रास्ते में अंडस को पांव चल रही थी। कथव की बानी वैसे ही हालत में घर से निकली थी। उसने बस नाइट सूट पहना हुआ था और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। बानी की आंखों में आंसू नदी की तरह बह रहे थे और आरव और अपने बारे में सोच रही थी कि आरव उसे कितना प्यार करता था। क्या सच में उसने ये सब नाटक किया बस अपना बदला लेने के लिए? क्या उसके अंदर दिल नहीं है जो उसे एहसास नहीं होता है कि वो बानी के साथ कितना बुरा करके उसका दिल और खुद पर भी भरोसा तोड़ कर रख देता था, और जब बानी खुद को संभाल लेती थी तो फिर से उसकी जिंदगी से वापस आकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता था। वही बानी को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो जब आरव को अच्छे से जानती है कि वो असल में कितना बुरा और सेल्फिश है, तो कैसे वो बानी उस पर यकीन करके उसे प्यार कर सकती है। सच में आज उसे लग रहा था कि वो एक बेवकूफ़ लड़की है, या फिर उसकी किस्मत ही खराब है कि खुशी और प्यार उसे मिल ही नहीं सकता है। बानी रोते हुए ये सब कुछ सोचकर और जायदा हट होकर अंडस को पांव सड़क के बीच में चल रही थी कि तभी एकदम से एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की कार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से दो बड़े बड़े हटे कट्टे लंबे चौड़े आदमी निकलकर बाहर आते हैं, जिनके चेहरा मास्क से कवर था, और वो बानी को देखकर एक दूसरे को देखकर अपना सर हिला देते हैं और फिर बानी की तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, यस, दिस इज द सेम गर्ल whom we have been asked to catch so that she does not run away। हाँ, यह वही लड़की है जिसे हमें पकड़ने के लिए कहा गया है ताकि वो भाग न जाए। वही बानी को कुछ समझ नहीं आता कि वो दोनों आदमी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश बात कर रहे थे, लेकिन बानी को ये समझ में आ रहा था कि वह दोनों उसके बारे में ही कुछ बोल रहे हैं और अब बानी के पास आ रहे हैं, जिससे बानी डर जाती है और डरते हुए पीछे की तरफ अपने कदम रखने लगी और वही भाग पाती कि तभी उन दोनों आदमी ने बानी को पकड़ लेते हैं और बानी की एक एक बाहें को पकड़कर बानी को उठाकर कार में डालकर उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, जहां बानी जोर जोर से चीख रही थी।
वही दूसरी तरफ निधि मिरर के सामने खुद की साड़ी की प्लेट्स को ठीक कर रही थी कि तभी निधि की नज़र अपनी कमर पर लाल और गुलाबी रंग के निशान पर जाती है जो लव बाइट्स थे, जिसकी वजह बस वीर था, क्योंकि वो निधि की कमर का कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो जाता था, जिस वजह से कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, जिससे निधि को अभी अपनी कमर पर दर्द हो रहा था और इन लव बाइट्स को देखकर वीर पर गुस्सा आ रहा था। निधि जल्दी से अपनी कमर पर बने हुए लव बाइट्स को छुपा लेती है और अपनी साड़ी ठीक करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी वीर उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है, निधि, क्या हम आज का प्लान कैंसिल नहीं कर सकते हैं? मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का, प्लीज। निधि वीर से अलग होकर उससे दूर होते हुए गुस्सा करते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब मत करिए, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर और आपको यहाँ पर ड्रामा सूझ रहा है। जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए, क्योंकि कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा, कहकर निधि गुस्से में चली जाती है, जिसे बस हैरानी से वीर निधि को देख रहा था, क्योंकि उसने निधि को ऐसे बिना किसी बात पर ऐसे उस पर गुस्सा नहीं करती थी। वही वीर को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि निधि को क्या हुआ है, इसलिए इसी सोच में जल्दी से रेडी हो जाता है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है, जहां निधि कुछ सर्वेंट को खाना बनाने से मना कर रही थी। वही निधि के पास अब वीर आता है और अपनी वॉच ने टाइम देखकर निधि से कहता है, बीवी चलो हम लेट हो रहे हैं। वही निधि वीर को कुछ न कहकर अब सीधा कार में आकर बैठ जाती है और वही वीर परेशान हो जाता है कि निधि को क्या हुआ है, इसलिए कार में आकर निधि को देखकर कार ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोल देता है और कार का पार्टीशन ऑन कर देता है, जिससे अब वीर निधि का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा था, जिसे निधि हटाकर उसे घूर रहा कहती है, चुपचाप आराम से बैठिए। वही ये सुनकर वीर हैरानी से देखकर उसे बोला, निधि तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या मैंने कोई गलती करी है? अच्छा अब ये भी मैं बताऊं कि आपने क्या किया है? निधि ने कहा, तुम मुझे से लड़ाई कर रही हो जिसकी वजह मुझे पता भी नहीं है, वीर ने मासूम बनकर कहा। वही ये सुनकर निधि वीर को घूर कर देखकर मुंह फेर लेती है और खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन तभी वीर उसे अपनी तरफ एक झटके में खींच लेता है और बिना कुछ कहे निधि की अंडरस्कोर को अपने स्टार से ब्लॉक कर देता है, जिसकी इस हरकत से निधि शॉक्ड हो जाती है और वीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती है। तभी एक लंबी किस के बाद वीर निधि के आंसू को साफ करते हुए कहता है, क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? पहली बार तो किस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे गुस्सा थी तो आपको मुझे मानना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, लेकिन आप आगे निधि कुछ बोल पाती तभी वीर उस गाल पर चूम कर उसे अपनी बाहों में भर कर कहता है, बीवी पहली बात मैंने पूछा था तुम्हें कि तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही है, तो मुझे तुम्हें किस करना पड़ा ताकि तुम अब खुद बोल सको कि मैंने क्या किया है। अब कहो क्या किया है मैंने? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपने मेरी कमर को तोड़ दिया है। आपको मैंने रात को कितना कहा था कि रुक जाए, लेकिन आपको मेरी एक भी बात नहीं सुनी और लगे रहे। बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होते हैं मेरे साथ। निधि वीर की शिकायत वीर से रोते हुए करने लगी, जिस वीर को निधि के ऊपर हंसी भी और बहुत प्यार भी आ रहा था। तभी वीर निधि की कमर को धीरे से सहलाते हुए कहता है, क्या अभी तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है? वही निधि हाँ में सर हिला देती है, जिससे वीर निधि के लिप्स को छूते हुए प्यार से बोला, ठीक है पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। ए फ्लैट आगे छोड़ो मुझे, तुम ये सब क्या कर रही हो मेरे साथ, और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बानी जो एक बहुत बड़े आलीशान विला में एक रूम में कुछ लड़कियों से ये सब गुस्से में बोल रही थी, जो बानी को तैयार कर रही थी, और वही बानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन दोनों ने आदमियों ने बानी को वहां से उठाकर इस विला में लेकर आए थे। इसी बीच में उन्होंने बानी को बेहोश कर दिया था, क्योंकि बानी इतना ज़्यादा चीख रही थी कि उन दोनों आदमियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था बानी की आवाज़ को बंद करने के लिए।
और वही बानी को जैसे ही होश आया था खुद एक अनजान जगह पर पाया जहां पर उसके कपड़े बदल चुके थे और इस वक्त बानी ने बहुत सुंदर ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था। वही वो दोनों लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी जो मुश्किल से लेकिन जबरदस्ती बानी के चेहरे पर मेकअप कर रही थी क्योंकि बानी उन्हें खुद से दूर कर रही थी जिससे वो दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो रही थी। मैम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए वरना सर हमारी जान लेंगे, प्लीज मैम, मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिससे बानी उन दोनों को देखकर हैरानी से कहती है, सर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो और तुम दोनों को यहाँ पर क्या मेरी तरह किडनैप करके लाया गया है। वही ये सुनकर वो दोनों लड़कियां बोली, हम उन्हें नहीं जानती है लेकिन हमसे कहा गया है कि आपको अच्छे से तैयार करना है। वही ये सुनकर बानी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों किसके बारे में बात कर रही है और अब तो उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कौन है वो जिसने उसे यहाँ पर कैद कर लिया है और उसे अच्छे से तैयार करने के लिए बोला गया है। बानी उन लड़कियों की बात सुनकर अब उन्हें मेकअप करने देती है क्योंकि उसे जानना है कि वो कौन सर है जो ये सब कर रहा है। तभी कुछ देर बाद दोनों लड़कियां बानी को देखकर मुस्कुराती हुई कहती हैं, मैम आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वही ये सुनकर बानी को कोई खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि वो इस वक्त आरव के बारे में सोच रही थी और मिरर के सामने बैठकर खुद को एक बार देखने की ज़रूरत नहीं कर रही थी, उसकी आंखें नम हो जाती है। वही बानी को ऐसे चुप देखकर वो दोनों लड़कियां अपना काम खत्म करके चली जाती है लेकिन बानी को ऐसे चुप देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वो उसके कर भी क्या सकती थी। वही बानी भले ही ब्लैक कलर के गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अंडरस्को पर डार्क न्यूड लिपस्टिक और स्मोकी लेशेस से तो उसकी काली आंखें तो कत्ल कर रही थी, लेकिन आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी से साफ पता चल रहा था कि वो इस बात कितना टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी वही मास्क पहने आदमी रूम में आते हैं और को न देखकर अपना सर नीचे झुका दिया बानी के सामने खड़े होकर कहते हैं, चलिए आपको नीचे बुलाया गया है। तुम लोग किसके कहने पर मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, बताओ मुझे। बानी उन दोनों के पास आकर उन्हें देखकर कहा जो बानी से नज़र भी नहीं मिला रहे थे जिससे बानी को बहुत अजीब सा लग रहा था। वही बानी की बात सुनकर वो आदमी बानी से बोले, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, आपको नीचे बुलाया गया है तो चलिए। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों ने मुझे बेहोश किया था ना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं लेकिन उससे पहले मुझे उस इंसान से और तुम्हारे बॉस से मिलना है जो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, चलो अब, बानी ने गुस्से में कहा। जिससे वो दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर सर हिलाकर बानी के साथ जाने लगे। वही बानी गुस्से में जा रही थी लेकिन जैसे ही सीढ़ी के पास जाने लगती है तभी बीच में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है जिससे बानी को अब कुछ भी नहीं दिखाई देता है और वो कुछ बोल पाता तभी कोई अंधेरे में उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिसका एहसास पाते हुए बानी बोलो, कौन हो तुम, अब कहाँ लेकर जा रहे हो और तुम दोनों कहाँ मर गए। बानी ने उन दोनों आदमी से कहा जो शायद अंधेरे में उस शख्स के आते वहां से चले गए थे। बानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अंधेरे में ठीक से देख पाने की वजह उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उस शख्स ने बानी वो एक अपनी बाहों में उठा लिया है, जिससे बानी हकी बकी रह गई थी और कुछ कहती है तभी वो उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियों से उतरने लगा और वही बानी उसका थोड़ा सा चेहरा देख पा रही थी जिससे बनाई को पता चला कि उसने अपनी आंखों से नाक तक अपना चेहरा एक आइस वाले स्टाइलिश मास्क से कवर किया हुआ है जिससे बानी को उसके अंडस को हल्के हल्के नजर आ रहे थे जिनमें डेविल स्माइल थी। तभी वो शख्स बानी को एकदम से अपनी बाहों से नीचे उतार देता है और बानी से एकदम से दूर हो जाती है और वही बानी अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करती है। तभी एकदम से वहां पर हल्की सी वाइट कलर की लाइट की रोशनी बानी पर पड़ती है जिससे बानी अपने दोनों हाथों को अपनी आंखें के आगे रखकर अपनी आंखों को कवर कर लेती है। तभी बानी को किसी के जूते के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
जिससे बानी अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर सामने देखने की कोशिश कर रही थी, जो चलकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहा था। जिसे बानी करीब से देख पाती तभी वो फिर से बीच में ही रुक जाता है, जिसे देखकर बानी उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एकदम से गायब हो जाता है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने होशियारी मत करो, अपना ये नाटक बंद करो। और तुम सामने क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? ये सब करना बंद करो समझे, और मेरे सामने आओ। बानी ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर कौन है? और अपनी बात कहते हुए बानी की आंखें में आंसू बह रहे थे। तभी कोई पीछे से उसकी कमर पर हाथ रख देता है और उसके कान में अपनी गर्म सांसें को छूते हुए उसे अपनी तरफ पलट देता है। जिस बानी अपने सामने उसी शख्स को देखती है जिसने उसे अपनी बाहों में उठाया, और अभी भी उसने अपनी आंखों में ब्लैक कलर आइस ईगल मास्क पहना हुआ था, जिससे बानी को उसका चेहरा सही नजर आ रहा था। तभी वो आदमी बानी का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरा उसकी कमर पर रखकर अपने करीब खींचकर खुद गाना गाते हुए डांस करने। तेरे दिल के इशारों पे मैं चलता हूँ, तेरी ख्वाबों की बहारों में मैं पलता हूँ, तेरे दिल से मैं होके बिना रुके बिना टोके तेरे इश्क की राह निकलता है। तेरे लव का तो थोड़ा मुझे पैशन दे, मुझे चाहती है जब भी कम फैशन दे। मैं तो हर पल सोचूं तुझे पाऊं, यही चाहूं मुझे मिलने तू अपने पोजेशन दे। तू है सोने जैसी, चांदी जैसी, हीरे जैसी, मोती जैसी, तारों की नजरों जैसी। तू अब कैसी है, कोई भी कैसे तुझे छू सकता। तू तो जानती है, मानती है, मुझे पहचाती है। फिर से ना जाने ऐसा क्यों, तू समझे न मेरी वफा को। ऐसा लगता तेरे लिए रातों को मैं जगता हूँ, तेरी राहों को मैं तन्हा तकता हूँ, तेरी छोटी छोटी बातों को, फासलों को, मैं यादों को मैं हर पल दिल में रखता हूँ। एम स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।